बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, फर्स्ट ईयर की, चैप्टर नंबर 6 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, वो एमसीक्यूज़ बेस्ड है। और इस दफ़ा इन्होंने बुक में एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को ऐड किया है। और आपका 70% जो बेटा पेपर होता है वो एक्सरसाइज बेस्ड होता है। तो कुछ ना कुछ इस दफ़ा आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक्सरसाइज वाले ऐड होंगे। तो इन एमसीक्यूज़ को आपने तवज्जो से सुनना है, समझना है, इनसे रिलेटेड, इनसे मिलता जुलता अगर कोई और एमसीक्यूज़ आ जाता है वो कैसे सॉल्व करना है, क्या रिलेशंस हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, वो सारा का सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहला बेटा एमसीक्यूज़ है 6.1, इन एन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी। बेटा एमसीक्यूज़ को तवज्जो से देखें तो इन एन आइसोथर्मल वर्ड आ रहा है, आइसोथर्मल। आइसो कहते हैं बेटा सेम, थर्म मीन टेम्परेचर, कहता है कि अगर टेम्परेचर चेंज जो है, यानी कि आइसोथर्मल चेंज का क्या मतलब है कि जो टेम्परेचर चेंज है वो कांस्टेंट है, मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो कहता है इंटरनल एनर्जी क्या होगी? भाई इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो आएगा रिमेन द सेम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? रिमेन द सेम। बट अगर यहाँ एमसीक्यूज होता कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। और कांस्टेंट या सेम वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर पेपर में आता तो फिर क्या होता? बिकम्स ज़ीरो। तो यहाँ जस्ट उसने पूछा इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मीन के रिमेन द सेम। तो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न क्या है बेटा? इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। ये हमने थ्योरी में, केएमटी में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, और आइसोथर्मल चेंज जो है हमारे पास, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो बेटा इंटरनल एनर्जी यू भी क्या रहेगा? सेम। बट जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो होगा। तो अगर कभी पेपर में चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाए तो फिर आप ज़ीरो लगाएंगे। ठीक हो गया। फिर बेटा आपके पास एमसीक्यू नंबर 6.2 है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, अच्छा बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे पता चला? भाई आप ज़रा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है? हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम, ठीक है, इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। अगर हम किसी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और वो वर्क करेगा सिस्टम सराउंडिंग पर। यही पढ़ा है, हीट एनर्जी की शक्ल है, इंटरनल एनर्जी सेल्फ एनर्जी है, वर्क इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो सारी एनर्जीज लिखी हुई हैं। तो एनर्जीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। तो एक्चुअली ये एनर्जी कंजर्वेशन है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा बेटा आपको ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की। हम लोग भागते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, अपने काम करते हैं, हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, क्या हम तो जो है वो मुसलसल काम कर रहे हैं। अब इंटरनल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए फूड, खाना, खुराक। हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो इंटरनल एनर्जी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमने फूड ली उससे हमें हीट एनर्जी मिली, वो यूटिलाइज हुई इंटरनल एनर्जी में, जिसने बॉडी में हमारे जो सेल थे उनको उसने क्या किया, न्यू सेल्स बनाए, जो डेड सेल थे उनको रिप्लेस कर दिया और हमने फिर वर्क भी कर लिया। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है। ठीक, फिर है जी आपके पास 6.3 बेटा। 6.3 है जी, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड। अच्छा एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूं, मेरे पास ये जो बुक है ये जब आई थी तो तब के पेजेस हैं। तो अब आपकी बुक में जो एमसीक्यूज़ है वो है अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने दोनों लिख दी हैं। देखें बेटा, डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम कहते हैं हीट इंजन। ठीक है, जैसा कि जो आपके पास लोकोमोटिव ट्रेन्स के इंजन होते थे, स्टीम इंजन्स, वो हीट इंजन थे, वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। और इसका उल्टा काम, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो है रेफ्रिजरेटर। हमारे घरों में फ्रिज लगा हुआ होता है बेटा। फ्रिज क्या करता है? देखें, फ्रिज का काम है कूलिंग करना। ठीक है, अब सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फ्रिज
कहेगा कि भाई मैंने तो काम है बर्फ़ करना, ठंड करना, मेरे जो पास हीट है वो मैं किसी तरह सराउंडिंग में भेजूँ। अब हीट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, जबकि फ्रिज लो टेम्परेचर पे है, LTR है, और हाई टेम्परेचर पे सराउंडिंग है। तो रेफ्रिजरेटर जो है बेटा, उसमें जो कंप्रेसर लगा होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके एक्सटर्नल वर्क करता है। तो एक्सटर्नल वर्क करने से हम क्या करते हैं, हीट इन करते हैं LTR से और हीट आउट करते हैं सराउंडिंग में, जो कि हाई टेम्परेचर रेजरवायर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किस में, हीट एनर्जी में, रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ है मैकेनिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, तो रेफ्रिजरेटर है। और अगर आ जाता हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, तो फिर बेटा हीट इंजन होता। समझ रहे हैं बात? ठीक है, इस MCQs के लिए चार्ली करेक्ट है। और अगर आ जाए कि हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, तो फिर अल्फा ए ऑप्शन करेक्ट है। गॉट इट? नेक्स्ट है बेटा 6.4, when two objects are made in thermal contact having same temperature then they are at। बेटा दो ऑब्जेक्ट हैं और हमने उन्हें थर्मली कॉन्टैक्ट किया है, ठीक है जी। थर्मली कॉन्टैक्ट मीन के उनका टेम्परेचर डिफरेंस था, ठीक। और अब जब हमने उन्हें थर्मल कॉन्टैक्ट में लाए तो अब उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक जो आपके पास हॉट कप ऑफ टी है, ठीक है, जो उसका टेम्परेचर T1 है, और जो इस वक्त रूम है उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, ठीक है जी। हीट कहाँ फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टूवर्ड्स द कोल्ड बॉडी, यही पढ़ा। तो जो चाय थी पड़े पड़े वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लग जाएगी, मतलब उससे हीट फ्लो करती हुई कहाँ जा रही है, रूम में, सराउंडिंग में। एक वक्त ऐसा आएगा T1 और T2 बराबर हो जाएंगे। तो जब हीट फ्लो हो रही थी तब कंडीशन ये थी कि T1 ज़्यादा था बनिस्बत T2 के। तो हीट फ्लो की कंडीशन क्या थी कि एक हायर टेम्परेचर पे, एक लोअर टेम्परेचर पे। बट अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि T1 और T2 जो है वो सेम टेम्परेचर पर आ गए। तो वह MCQs में पूछ रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट थर्मल कॉन्टैक्ट में हो और सेम टेम्परेचर रखते हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भैया थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, नो हीट फ्लो। तो नो हीट फ्लो कंडीशन क्या है कि बोथ बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर, T1 इज इक्वल टू T2। ओके जी, तो आप मार्क कर लें, अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन ए है जी इसका। फिर 6.5 है जी हमारे पास, व्हेन द सिस्टम इज एक्सपेंडेड बाय एडिंग हीट एनर्जी। अच्छा जी, एक सिस्टम है जो जिसमें एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, देन द वर्क डन विल बी। अच्छा, पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है मीन के सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये आएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। एक तो वर्ड आपने बाय का देखना है, दूसरा सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क होता है, और जब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करती है तो नेगेटिव होता है। तो पहला ऑप्शन है पॉजिटिव एंड ऑन द सिस्टम। तो भाई ऑन द सिस्टम तो हो नहीं रहा, वो कंप्रेशन में होता है। नेगेटिव ऑन द सिस्टम ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब सी और डी में से एक ऑप्शन है। डी देखे तो नेगेटिव एंड बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है चार्ली, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, इसे हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसा कि आपके पास या आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है जिसका पिस्टन है, और नीचे से अगर हम हीट देते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी गैस की क्या होगी, इंक्रीज़ होने से जो है ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इसका वॉल्यूम राइज करेगा, एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा, और ये गैस इस पिस्टन पे वर्क कर रही है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग आपके पास है तो वो पॉजिटिव वर्क होता है। तो आ जाएगा कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6.6, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होती है? भाई हमने पढ़ा था रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज ज़ीरो होता है, और एंट्रोपी को हम चेंज में पढ़ते हैं डेल्टा एस की फॉर्म में। तो डेल्टा एस द करेक्ट ऑप्शन इज ज़ीरो। कैसे हमें पता चला? देखिए, वी नो डैट एंट्रोपी चेंजेस, एंट्रोपी का क्या फार्मूला था जी? एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस से बेटा हम लिखते थे डेल्टा क्यू ओवर टी, ठीक है जी, चेंज इन हीट पर केल्विन या पर यूनिट टेम्परेचर आप कह सकते हैं, ठीक है। अब बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो एस कांस्टेंट है तो एंट्रोपी में कोई चेंज आएगा, कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? ज़ीरो, ठीक है जी। तो एंट्रोपी चेंज ज़ीरो होगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 6.7,
व्हाट हैपन्स टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा, ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई बुक में, आप ब्रैकेट लगा के लिख लीजिएगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो तो इंटरनल एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा। भाई सिंपल है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो इंटरनल एनर्जी है गैस मालिक्यूल्स की, अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में हमने पढ़ा था कि वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, सिर्फ तब करते हैं जब वो वॉल से कोलाइड करें या आपस में कोलाइड करें, तो उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो उनकी वैसे ही ज़ीरो होती है। तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन है तो इंक्रीजेज आ जाएगा। अच्छा, अगर आ जाए टेम्परेचर डिक्रीजेस तो फिर डिक्रीजेज आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी 6.8 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेटा केबी से हम लिखते हैं। ठीक है जी, ये रेशो होता है हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट टू एवोगैड्रो नंबर। जनरल गैस कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू होती है 8.3145 जॉल पर मोल पर केल्विन, और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर मोल। अब पर मोल से कैंसिल। ठीक है जी, और 8.3145 का अगर मैं डिवाइड करूँ 6.02 से तो बेटा आंसर आता है 1.38। 10⁻23 ऊपर जाकर चला जाएगा 10⁻⁻23 और यूनिट बचेगा जॉल पर केल्विन। तो ये आप ज़ुबानी याद कर लें, 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए है बेटा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6.9 इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, एक्सचेंज ऑफ हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन। भाई सिंपल है, एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या मतलब है, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। तो इसी सिस्टम में ना हीट एंटर हो रही ना लीव हो रही, इसका मतलब जो हीट में एक्सचेंज है वो तो हो ही नहीं रहा, नो हीट एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, सो नो हीट एक्सचेंज। ठीक है, हीट एक्सचेंज ही नहीं होगा, तो बी करेक्ट है जी। फिर जी आपके पास लास्ट एमसीक्यू है बेटा 6.10 थर्मोडायनामिक्स मोस्टली डील्स विद। भाई आपके बुक के चैप्टर के इंट्रोडक्शन की पहली लाइन क्या थी ज़रा पढ़ें। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप एंड द कन्वर्जेंस बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ज़रा ऑप्शंस पढ़ें। मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, नहीं ये नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, ये भी नहीं है। चेंज ऑफ स्टेट, नहीं जी, चेंज ऑफ स्टेट का जिक्र नहीं है। इस लाइन में जिक्र है कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कन्वर्जेंस ऑफ हीट टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी मार्क कर लें जी। और आपने लेक्चर को तवज्जो से सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। वेरी सून बेटा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।